दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो और अभी वेट कर रहे हो आप अपने रिज़ल्ट का, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि रिज़ल्ट आने से पहले सीयूईटी का आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल स्टार्ट हो जाता है। पहले ही फेज़ 1 जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि रिज़ल्ट आने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है, क्या क्या स्टेप्स करने हैं और रिज़ल्ट आने के बाद फिर क्या करना है, ताकि आपका एडमिशन कैंसिल ना हो पाए और आप गलती करने से बच जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले CSAS होता क्या है? CSAS आपका कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ये आपका DU का प्रेफरेंस, आपका जो DU का एडमिशन पोर्टल है उसका नाम है ये। DU लगभग आपके 79 कोर्सेज को ऑफर करता है, जिसमें कि 69 कॉलेजेस हैं और आपका 71,624 UG की सीट्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 70,000 प्लस। ठीक। और बेसिकली कौन कौन से कोर्सेज ये ऑफर करता है? BSc, BA ह्यूमैनिटीज़ वगैरह आपका ये ऑफर करता है। BVOC, BFELT बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है। BTech वगैरह भी ऑफर करता है, देख सकते हो आप। ये कुछ कोर्सेज के मैंने नाम बताए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग है वो लगभग 3 फेजेस में ही काम करता है। कौन कौन सा फेज़? पहला फेज़ 1 है आपका, जिसको कि हम लोग रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलिंग कहते हैं। फेज़ 2 है आपका प्रेफरेंस फिलिंग। फेज़ 3 है सीट एलोकेशन एंड एडमिशन। अब हर एक फेज़ को हम लोग डिटेल में समझते हैं, डिटेल में बात करते हैं। जो फेज़ 1 है आपका, वो CUT के UG के रिजल्ट के पहले ही आ जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फेज़ 1 में हम बेसिकली आपका पर्सनल इन्फो सेक्शन होता है, मतलब जो कि आप नेम वगैरह जो भी चीज़ें होती है, नेम हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें पर्सनल इन्फो सेक्शन में आपका आता है। जो कि कुछ चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें ये लोग CUT UG के फॉर्म से ले लेते हैं, कुछ चीज़ें आपको चेंज करने के लिए देते हैं या फिल करने के लिए देते हैं। दूसरा एकेडमिक इन्फो सेक्शन, इसमें 12th की मार्कशीट वगैरह डालते हो, 10th की मार्कशीट डिटेल्स डालते हो। ECI एंड स्पोर्ट्स सेक्शन, ECS पर जो स्पोर्ट्स कोटा वगैरह लगाते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड फिर करते हो, प्रीव्यू करते हो फॉर्म को, फिर फी पेमेंट करते हैं। एकेडमिक डिटेल्स में आप 10th और 12th की मार्क्स वगैरह, सब्जेक्ट्स वगैरह को डालते हो, मैंडेटरी रहती है। और फिर उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, आपका नेम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं। OBC EWS सर्टिफिकेट, अब देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। OBC और EWS सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही वैलिड किया जाएगा। क्यों ऐसा किया जाएगा? क्योंकि न्यू फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल के बाद ही होता है, ठीक। तो इसलिए आपका अभी से सर्टिफिकेट वगैरह देख लीजिए। अगर आपका 1 अप्रैल के पहले का है तो वापस से अप्लाई कर दीजिए बनने के लिए, क्योंकि बनने में 15-20 दिन लग जाते हैं। तो फिर बाद में हरी, आपको हरी रहेगी, जब रश रहेगा बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कत होती है। मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी से EWS OBC सर्टिफिकेट अपना बनवा के रखिए। और ये सेंट्रल लेवल का, बहुत लोग कहते हैं सेंट्रल लेवल। अब देखिए इसमें होता क्या है, एक सेकेंड। सेंट्रल लेवल इन्होंने कहा गया है, वेट अ सेकेंड। सेंट्रल लेवल इन सेंस, सेंट्रल से कोई मतलब नहीं होता, आपकी अथॉरिटी मायने रखती है। इसमें बोलता है बेसिकली क्या है, तहसीलदार या उससे ऊपर के रैंक के ऑफिसर्स का जो है सिग्नेचर या फिर रहना चाहिए, ठीक है। तहसीलदार, उसके ऊपर का SDM हो गया, और क्या आपका बहुत सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स वगैरह हो गए, तो वो लोग तहसीलदार के ऊपर के ही रैंक पे आते हैं, तो उन लोगों से आपको बनवा के रखना है। तो ये बेसिकली मतलब होता है इसका सेंट्रल लेवल इन सेंस। आप स्टेट लेवल को उससे नीचे के अधिकारियों से अगर आप बनवाओगे तो फिर वो आपका मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये OBC EWS होता है। और हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं होता, बहुत सारे EWS सर्टिफिकेट हिंदी में रहते हैं और एक होता है इंग्लिश में, उससे कोई मतलब नहीं है। बस तहसीलदार के ऊपर के, तहसीलदार या उसके ऊपर के ऑफिसर्स का साइन रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट मैपिंग देखिए, क्लास, अब ये क्या होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि, और ये BHU में ऐसा तो नहीं होता है मेरे ख्याल से, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, जो सब्जेक्ट्स आपने 12th में पढ़े हैं वही सब्जेक्ट आप CUT UG के पेपर में दोगे। अगर वो सब्जेक्ट आपने CUT में नहीं दिए हैं, तो मतलब आप अगर प्रेफरेंस फिलिंग जब कर रहे हो, आप जब सब्जेक्ट भर रहे हो उसमें एडमिशन के लिए, तो आप जो कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो वो कोर्स का जो सब्जेक्ट है वो आपको 12th में पढ़ा रहना चाहिए। सपोज आपको करना है BA इंग्लिश ऑनर्स, तो इंग्लिश आपका क्लास 12th में रहना चाहिए। अगर आप क्लास 12th में हिंदी लैंग्वेज पढ़ के आ रहे हो तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। उसके अलावा चीज़ें क्या क्या, जैसे इंग्लिश के इंग्लिश, फिजिक्स से फिजिक्स, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। अब इकोनॉमिक्स की वजह आपने हिस्ट्री अगर मैं पढ़ा हुआ आपने सेलेक्ट कर लिया है तो आप वैलिड नहीं हो हिस्ट्री के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ये बातें थी सब्जेक्ट मैपिंग, इस तरह से आपका 12th के बेसिस पे रहना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं आगे। अब बात है हमारे पास एप्लीकेशन फ़ी। अब OBC UR के लिए 250 रुपये, OBC के लिए 250 रुपये, EWS 250, ST SC और PWBD के लिए 100 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी है। और रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है आपका वापस नहीं होने वाला, नॉन रिफंडेबल होता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये एडिशनल फीस हमारे पास स्पोर्ट्स कोटा वगैरह के लिए लगता है। स्पोर्ट्स के लिए जो एडमिशन लेना और ECA स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, उनके लिए एडिशनल फीस 100 रुपये लगता है। और 400 फी लगता है परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स ट्रायल बेस्ड प्रोग्राम के लिए, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग
CSCS फेज़ 2 की। पहला फेज़ कंप्लीट हो गया जो कि आपका रिजल्ट आने CUET रिजल्ट के पहले ही स्टार्ट हो जाता है। अब दूसरा फेज़ ये होता है जैसे ही रिजल्ट आता है उसके 1-2 दिन के बाद CSCS फेज़ 2 शुरू हो जाता है। अब इसमें हम लोग बेसिकली करते हैं, पहले हम लोग लॉगिन करते हैं डैशबोर्ड में, जो UOD कंसिडर्स नॉर्मलाइज स्कोर NTA टू कैलकुलेट मेरिट। अब ये जो क्या होता है, जो हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSCS पोर्टल होता है, ये आपके नॉर्मलाइज जो आपका CUET रिजल्ट है उसका जो नॉर्मलाइज स्कोर है उसी के बेसिस पे आपको जो है मेरिट पे बैठने देता है। सब्जेक्ट मैपिंग हम लोग करते हैं, CUET पेपर्स जो कि क्लास 12 से मैपिंग है वही आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी फिर उसके बाद देखना होता है, एलिजिबिलिटी चेक किया जाता है, कैंडिडेट्स हु प्रूव्स प्रोग्राम दे आर एलिजिबल फॉर। जो प्रोग्राम के लिए आप लोग एलिजिबल रहेंगे वो आपकी स्क्रीन पे बताएगा कि आप ये प्रोग्राम्स के एलिजिबल है, आपने CUET पेपर दिया हुआ है CUET UG के एग्ज़ाम में, और उन बेसिस पे आप ये प्रोग्राम्स में एलिजिबल। सपोज़ कीजिए आपने CS भरा हुआ है आपने CUET में और मैथमेटिक्स भरा हुआ है, तो CS और मैथमेटिक्स के बेसिस पे आप कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हैं। आप BSc CS के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, BSc फिजिक्स ऑनर्स के लिए एलिजिबल रहोगे CS के बेसिस पे। तो इस तरह से आपका एलिजिबिलिटी बताते हैं वो लोग, खुद ही स्क्रीन बताएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे फिर क्या होता है, प्रोग्राम एंड कॉलेज प्रेफरेंस। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ होता है आपके एडमिशन का, प्रोग्राम एंड कॉलेज प्रेफरेंस का। प्रेफरेंस फिलिंग क्या होती है? प्रेफरेंस फिलिंग बेसिकली होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये प्रोसेस बहुत टफ होता है। सपोज़ कीजिए कि आपके पास, आपको मान लीजिए आपने CS और मैथ्स का पेपर दिया हुआ है, अब CS और मैथ्स के बेसिस पे BSc CS और BSc मैथमेटिक्स मिल रहा है। अब BSc CS और BSc मैथमेटिक्स लगभग 5 कॉलेजेस में, मान लीजिए 10 कॉलेज मिल गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने 69 कॉलेजेस हैं, 69 में से मान लीजिए कि 30 कॉलेजेस के अंदर BSc CS और BSc मैथमेटिक्स ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक। तो कितनी प्रेफरेंस आपकी बन गई, 30 आपकी पहले, आपके 30 आपकी इसमें BSc CS में बन गई और 30 आपके BSc मैथमेटिक्स में बन गई। टोटल 60 प्रेफरेंसेस बन चुकी हैं आपकी, समझ रहे हो। तो ये 60 प्रेफरेंसेस को किस तरह से भरना है, इसके लिए आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ बैठे हुए कैसे आपको 60 प्रेफरेंसेस बनाने हैं, वरना आपको हो जाएगी दिक्कत। ऊपर नीचे अगर आप करोगे तो अच्छा मार्क्स होते हुए भी ढंग का कॉलेज आपको नहीं मिलेगा और आप रिग्रेट कर जाओगे। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वरना आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। हम लोग आपको बताएंगे, कॉलेज की पूरी गाइडेंस मिलेगी आपको। एक अलग मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, हर एक कॉलेज के बारे में मैं बताऊंगा कैसे जो आपको प्रेफरेंस फिलिंग के लिए कौन कौन से रैंक्स के हिसाब से कौन कौन से कॉलेजेस किस तरह से रखने हैं। आर्ट्स के लिए मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है, साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए भी ऐसे ही हम लोग बना कर रखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद आप जो हो क्या करोगे, प्रेफरेंस फिलिंग का सबमिशन करोगे, एडिटिंग वगैरह। एडिटिंग जो है एक बार सबमिशन कर दिया तो एडिटिंग जो है आपको नहीं करनी है एक बार सबमिशन के बाद। अब आगे क्या है, अनाउंसमेंट ऑफ सिमुलेटेड रैंक। अब जो है सिमुलेटेड रैंक आती है जैसे ही ये फेज़ 2 कंप्लीट होगा। सिमुलेटेड रैंक इन सेंस वही मैंने बता दिया आपको, पहले ही मैंने बताया था कि जैसे ही मान लीजिए आपका 40 से 400 बच्चे हैं किसी कोर्स में, 400 BSc CS ही मान लेते हैं, 400 बच्चे हैं BSc CS में, BSc CS में मान लीजिए 400 सीट्स हैं। सीट्स कितनी है, 400 है। और भरने वाले कितने हैं, लगभग मान चलिए 30,000 स्टूडेंट्स हैं, 30,000 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है। अब इस 30,000 बच्चों में आपका स्कोर मान लीजिए 79 है, सपोज कीजिए। तो 79 के स्कोर पे आप इन 30,000 बच्चों के में कितने रैंक पे आते हो, मान लीजिए 15,000 रैंक पे आ रहे हो। 79 के स्कोर पे 15,000 रैंक पे आ रहे हो, मतलब आपका स्कोर जो है लगभग 30,000 में से 15,000 बच्चों से ऊपर है, तो 15,000 पे आ रहे हो। तो अब आपको पता है कि 400 सीट्स हैं और बच्चे तो 15,000 अप्लाई किए होंगे, तो आपको चांस लग रहा है कि आपका चांसेस कम है, ठीक है, चांसेस आपके कम एडमिशन। तो आप थोड़ा बहुत प्रेफरेंस को ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से। बाकी ऐसा करना तो नहीं चाहिए। जो आपको बेस्ट कॉलेजेस होते हैं उनको हमेशा प्रेफरेंस में ऊपर रखा जाता है, और जो लोअर के कॉलेजेस होते हैं उनको प्रेफरेंस में हमेशा नीचे रखी जाती है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में आपको समझाएंगे जब उस समय काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा। अभी तो ओपन हुआ नहीं, पहले रिजल्ट आने, अभी आपका जैसे ही पेपर अभी खत्म होगा उसके बाद जब ये फेज़ 1 स्टार्ट होगा तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। आपको हम लोग बताएंगे कैसे क्या रखना है, किस तरह से ऊपर नीचे क्या करना है हम लोगों को प्रेफरेंस फिलिंग वगैरह पे। एक बार ये सिमुलेटेड रैंक आपकी डिक्लेयर्ड हो गई, फिर आपको एक चांस मिलता है वापस से ऊपर नीचे प्रेफरेंस फिलिंग को करने के लिए, रीऑर्डर करने के लिए। फिर आप प्रेफरेंस फिलिंग को सेव करते हो, उसके बाद आप लोग जो है वेट करते हो एलोकेशन का। अब एलोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट, अब ये एलोकेशन तीसरा प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। सीट एलोकेशन में जैसे ही आपको मान लीजिए BSc CS में आपको मिरांडा हाउस, अपोज कीजिए मिरांडा हाउस आपको मिल गया। अब आप क्या करोगे, मिरांडा हाउस के ऊपर मान लीजिए आपने रखा हुआ है हिंदू मिरांडा हाउस से ऊपर आपने रखा हुआ है, ठीक। तो आप करोगे क्या, आपको चाहिए कि मुझे मिरांडा हाउस में नहीं पढ़ना है, तो आप करोगे क्या, आप फीस पेमेंट नहीं करोगे, गलत चीज़ है।
अगर ये आपने किया, फीस पेमेंट नहीं किया, तो आपको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको काउंसलिंग पोर्टल से बाहर कर दिया जाएगा। आपको सीट जो एलोकेट होगी, पसंद आए या ना आए, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट आपको करना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप काउंसलिंग पोर्टल से बाहर हो जाओगे। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको मिलेगा अपग्रेड का ऑप्शन। अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा या फ्रीज़ का ऑप्शन मिलेगा। अगर फ्रीज़ का ऑप्शन मिला, आप काउंसलिंग पोर्टल से बाहर हो जाओगे, वो सीट आपकी कंफर्म हो जाएगी, ठीक है, जो आपको मिली हुई है। अपग्रेड कर दोगे तो जो ऊपर के प्रेफरेंसेस रहेंगे उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो फर्दर राउंड्स जो आएंगे, सपोज कीजिए फर्दर राउंड्स में आपने ऊपर जो है हिंदू को रखा हुआ है, तो हिंदू में मान लीजिए कोई बच्चे ने सीट छोड़ दी, वो मान लीजिए उसको DU में BHU में एडमिशन मिला, तो वहाँ DU में छोड़ देगा वो सीट। जैसे ही उसने DU में सीट छोड़ी, जहाँ जैसे ही उसने DU में सीट छोड़ी, तो एक सीट वैकेंट रह जाएगी। अब वो एक सीट वैकेंट रही, तो अब उस सीट को भरने के लिए राउंड 2 आएगा। अब राउंड 2 में क्या होगा कि आपने जो है अपग्रेडेशन में लगाया है, तो आपको तुरंत वो सीट मिल जाएगी अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो, ठीक। अब फीस वगैरह फिर वही पेमेंट, फिर से वही प्रोसेस रहेगा, फ़ी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। अगर मैं आपका फ़ीस जो है पुराने वाले कोर्स से ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उतना एक्स्ट्रा आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। बाकी अगर मैं आप मान लीजिए कम है फ़ीस, आप अगर अपग्रेडेशन के बाद आपकी फ़ीस कम लग रही है, तो बाकी पैसे आपको वापस मिल जाएंगे आपका अकाउंट में, ठीक। वही लिखा हुआ है, एक्सेप्ट करना है एलोकेटेड सीट को, और नो एक्शन अगर लेते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी की पॉइंट्स शुरू में यहाँ सारी बातें थी, अब देख लीजिए लास्ट में हम लोग की पॉइंट्स क्या क्या हैं, इसके लिए हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। CUT UG इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल UG एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मतलब CUT UG मैंडेटरी आपके लिए, कैंडिडेट्स को जो है क्लास 12th में, वही जो मैंने बताया है सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने पीछे बताई हैं, सारी चीज़ों को एक बार मैंने ये रिकैप फॉर्म में दे दिया है, ठीक। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। बाकी जो है आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके ऐसे वीडियो लाने के लिए। और कमेंट्स में बताइए कि आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हो। तो उन कॉलेज की मैं सीरीज़ लेकर के आऊँगा, उन कॉलेज की क्या खामियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, क्या क्या स्कोप है वहाँ से, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। प्रेफरेंस फिलिंग करने के लिए कौन कौन से कॉलेजेस आपको कर लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, सब बताया जाएगा। बस चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।